मैं नहीं लिख पा रहा हूं। अगर बाबा साहब वो मौर्य काल के विनाश के ऊपर में भिड़ गए रहते लिखने के लिए तो ये काम नहीं हुआ रहता। वो तो काम हमको छोड़ के गए थे, वो काम हमको छोड़ के गए थे। हाउ मेनी रिसर्च, कितने भारत में रिसर्चर हैं कि वो काम कर रहे हैं जो बाबा साहब ने निर्देश दिया है? कितने हैं? हमने बाबा साहब के दिशा निर्देश को गंभीरता पूर्ण पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर में हमने काम करना चाहिए कि बाबा साहब ने ऐसा क्यों बोला। बाबा साहब ने भगवत गीता ये धम्मपद की नकल है, आप उसको प्रूव करो डायरेक्शन से। ये बाबा साहब के डायरेक्शन से, सिर्फ ये कहने से नहीं होता कि भाई बाबा साहब ने तो कह दिया हमारे बाबा साहब ने कि धम्मपद अपना भगवत गीता जो है ये धम्मपद की नकल। वो बाबा साहब थे, तुम नहीं हो। वो जवाब देने में, वो नॉलेज और विद्वत्ता बाबा साहब में थी, आप लोगों में नहीं है, हमारे में नहीं है। डायरेक्शन के दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। नेक्स्ट, सम्राट अशोक और अर्थनीति। हमारे मित्र ने जो माइनॉरिटी स्टेट माइनॉरिटी की बात किए थे, कलेक्टिव फार्मिंग, सामूहिक क्या बोलते कि खेती किसानी करना। भगवान बुद्ध भी, उनका एक संघ था, लगभग 1-1.5 लाख बौद्ध भिक्षु हुआ करते होंगे करीबन उनके संघ में। तो फिर उनके अर्थव्यवस्था का स्रोत क्या था भाई? उनकी भी इकोनॉमी कैसे चलती थी संघ की? तो बौद्ध भिक्षु मीन्स बुद्ध के जो बौद्ध भिक्षु है वो चारिका करते थे, और चारिका करने के बाद उनको जो कुछ दान मिलता था उसका सम विभाजन करके किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना करते हुए वो आपस में शेयर करते थे। इट इज द कलेक्टिव लिविंगहुड, सामूहिक जीवनचर्या। ये बाबा साहब का कंसेप्ट था इकोनॉमिकल पॉलिसी के पीछे में। मैं उतने लंबे गहराइयों में मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा। आप बोलोगे मैं इसको पकड़ता और उसको छोड़ दूंगा, दुनिया में आप नहीं टिक सकते, दुनिया में आप खड़े नहीं हो सकते। दुनिया के अंदर में बुद्धिज्म फैल रहा है और दुनिया भर के स्कॉलर्स खड़े हैं वहां पे भी। जब आप बोलोगे कि बाबा साहब ने ऐसा कहा तो वो सीधा बोल देंगे कि ये पॉलिसी तो बुद्ध की है और इस अशोक के काल में इसका बहुत सूजन हुआ था, बहुत डेवलपमेंट हुआ था। क्या जवाब रहेगा आपका? बाबा साहब को बुद्धिज्म के डायरेक्शन में, बुद्धिज्म के टर्मिनोलॉजी में अगर आप प्रस्तुत करते हैं तो आज ओबीसी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आपसे क्यों नहीं जुड़ते? मैंने 2015 जनवरी में 2500 ओबीसी, 99% वहां पे ओबीसी थी, हमने धम्म दीक्षा दिया। फरवरी माह में, ये अभी जो फरवरी माह आ रहा है 28 को, वहां पे भी कम से कम 2500 से 3000 99% ओबीसी रहते हैं। मेरे पूरे उत्तर भारत में, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो राजस्थान हो, मेरे साथ क्यों ओबीसी जुड़ते हैं और क्यों वो बाबा साहब को एक्सेप्ट करते हैं डायरेक्टली? आपसे क्यों नहीं जुड़ते? आप बाबा साहब को एक संकुचित टर्मिनोलॉजी में प्रस्तुत करते हो, मैं बाबा साहब को बुद्धिज्म के टर्मिनोलॉजी में प्रस्तुत करता हूं। मैं सीधा बोलता हूं कि बाबा साहब ने जो कुछ कहा, जो कुछ लिखा, यह भी आधुनिक शब्दों का बुद्धिज्म है, क्योंकि बाबा साहब ने स्वयं बोला कि मैंने जो कुछ विद्वत्ता हासिल किया है ये मेरे गुरु बुद्ध से लिया है। आप स्वयं बोलते हो कि भाई संविधान जो है बुद्धिस्ट ओरिएंटेड है, तो फिर आंबेडकरवाद कहां से आ गया? आज के समय इसी को कहते हैं
कैसे हो सकता है? आप एक तरफ बुद्धिज्म भी बोल दोगे और दूसरी तरफ आम्बेडकरवाद भी बोलेंगे। मेरी आपत्ति नहीं है, आपको क्या वर्ड यूज करना है, यू शुड बी डू, आप स्वतंत्र हो। मैं खुला बोलने वाला आदमी हूं, मुझे कोई आसक्ति नहीं है। मैं ये देखता हूं कि अगर मैं इस टर्मिनोलॉजी में अगर प्रस्तुत करता हूं तो ओबीसी मेरे साथ में जुड़ता है या नहीं। डिस्कशन का पार्ट है। अगर मुझे उन चीजों से अगर ओबीसी जुड़ता है तो इसका मतलब कि मेरी टर्मिनोलॉजी सही चल रही है, क्योंकि भारत को बौद्ध में करना और नहीं करना ये ओबीसी तय करेगा, क्योंकि भारत के अंदर में सबसे ज्यादा ओबीसी की संख्या है। यूनिवर्सल ही होता है ना, जुड़ने से कहाँ ये चीज होती है। तो बगैर नैतिक आचरण से कोई भी देश सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से ग्लोबल महाशक्ति नहीं बनता। सम्राट अशोक ने ग्लोबल बौद्ध नैतिक मूल्यों के चरित्रवान मानव राष्ट्र निर्मित के लिए 84,000 स्तूपों का निर्माण करके नैतिक चरित्रवान लोगों का विकास किया। इसलिए सम्राट अशोक का प्रबुद्ध भारत ग्लोबल महाशक्ति बना। सम्राट अशोक ने उस काल में साउथ कोरिया को 30,000 पाउंड सोना दिया था, 50,000 कास्ट ये साउथ कोरिया को दिया था। ये मेरे वाक्य नहीं है, आप गूगल में जाइए और साउथ कोरिया का क्या बोलते कि आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को सर्च कर लीजिए। सम्राट अशोक, नेक्स्ट लीजिए भैया, क्योंकि लोग भी थके हुए हैं। सम्राट अशोक का रिजर्व बैंक तक्षशिला में था, ये सारी चीजें मैं बता दिया। सम्राट अशोक का जो ग्लोबल मार्केट था, आज जैसे ग्लोबल मार्केट हुआ है इकोनॉमी के दृष्टिकोण से, तो सम्राट अशोक का दुनिया के ऊपर में 35% इन्वेस्टमेंट था। आज हमारे ऊपर में है कितना है, 67%। अगर 67% अगर हमारे देश के ऊपर में अगर निवेश है तो ये निवेश के, इस निवेश के माध्यम से डेवलपमेंट किसके थ्रू हो रहा है, निजी क्षेत्र के या सरकार के माध्यम से? सरकार के माध्यम से हो रहा होगा तो हमें एग्री है, हमें एग्री है। अगर निजी क्षेत्र के माध्यम से हो रहा होगा तो फिर भागीदारी की बात करो, एससी एसटी ओबीसी की। एससी एसटी ओबीसी की भागीदारी बात करो। चलो नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधन अर्थ, ये एक एरो बनाया है मैंने कि उस समय में हमारा इकोनॉमिकल स्टेटस क्या रहा, ये पिक्चर है। लेकिन मैं इकोनॉमी के बारे में, उसकी थ्योरी के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा। ये जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक पानी पिया, ये पानी किसी ने बनाया? ये प्राकृतिक है, क्योंकि जो बाबा साहब की जो कलेक्टिव लिविंगहुड मीन सामूहिक अर्थनीति की जो कंसेप्ट है, मोर इंपॉर्टेंस रिगार्डिंग द रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, ये पानी है मैंने पिया, इसको किसी ने नहीं बनाया। ये कौन इसका मालिक हो सकता? कोई नहीं हो सकता। दुनिया में जो इकोनॉमी चलती है, दुनिया की जो इकोनॉमी चलती है, उसका मूल आधार होता है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस। इसलिए बाबा साहब ने बोला कि ये जो प्राकृतिक संसाधन और ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ये जो जमीन है, भूमि है, इसको सरकार के अधीन होनी चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन है, इसका कौन मालिक बन सकता है? सम्राट अशोक के काल में भूमि गैर मीन्स प्राकृतिक संसाधन अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। प्रबुद्ध भारत के समय प्राकृतिक संसाधन तथा भूमि स्वामित्व राज्य के अधीन थे। सम्राट अशोक के काल में ये जो प्राकृतिक संसाधन थे, नेचुरल, आपका समय हो जाए तो मुझे बोल दीजिएगा, नेचुरल रिसोर्सेस और ये जो लैंड, जमीन, ये राज्य के अधीन थे।
इसलिए उस समय में डिस्पैरिटी नहीं थी, इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी नहीं थी, और दुनिया का सबसे अमीर राष्ट्र था और पूरे दुनिया के ऊपर में 35% निवेश था। इट इज नॉट माई वर्ड, आई रिक्वेस्ट यू शुड बी द रीड द बुक, अपना क्या बोलते उसके, द एग्रीमेंटिव इंडियंस रिटन बाय द डॉक्टर अमर्त्य सेन। अभी वो पेज नंबर मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन इसमें दिया है मैंने वो पेज नंबर। वर्तमान भारत में प्राकृतिक संसाधन तथा भूमि स्वामित्व ये निजी क्षेत्र के अधीन है। यह वह कारण है कि जिससे सरकार को घाटा और निजी क्षेत्र को लाभ होता है। यह आर्थिक गैर बराबरी का कारण है। इकोनॉमिकल जो डिस्पैरिटी हमको दिखाई दे रही है, यहां पे नेचुरल रिसोर्सेस के मान्य 20 और 25 लोग जो है उसके मालिक बन चुके हैं। इट इज द डिस्पैरिटी। इसके ऊपर में काम होना चाहिए अंडर द सेक्शन क्या आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार दिए हैं, राज्य के नीति निर्देश है, उसके अंतर्गत होनी चाहिए। नेक्स्ट, बस होते आ रहा है, अभी मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं। दुनिया के किसी भी शासक ने अपने प्रजा को नैतिक आचरण तथा धन का सदुपयोग कैसे करना चाहिए यह नहीं सिखाया। सम्राट अशोक दुनिया के जितने भी इकोनॉमिक्स थे, कार्ल मार्क्स से लेके तो हमारे तक जितने भी इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने ये नहीं समझाया कि प्रजा ने धन का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। सम्राट अशोक ने अपने प्रजा को यह भी सिखाया धन का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। जब भी हमारे डॉक्टर नीरज मोदी ने जो मंगलाचार्य की बात किया है, द इकोनॉमिकल पॉलिसी से ज्वाइन करती है वो। आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दिया, लेकिन वो एक रिलीजियस कंटेंस में है, मैं सोशो इकोनॉमिकल कंटेंस में बता रहा हूं। बात आपकी कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं उसको प्रासंगिक बना रहा हूं, उसको रिलेवेंट बना रहा हूं कि वो भारत कैसे था, आज का भारत कैसे, और हमको करना क्या है अंडर द सेक्शन ऑफ दी क्या बोलते हैं कि डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ दी जो कुछ है। नेक्स्ट लो, हमारा जीडीपी ग्रोथ कितना था। इतिहासकार और जितने भी बुद्धि स्कॉलर्स हैं वो इकोनॉमिक्स में घुसना ही नहीं चाहते, वो जाना ही नहीं चाहते। ये जीडीपी क्या होती भैया, हमारे पल्ले नहीं पड़ती। क्या होती है? सम्राट अशोक के रिजर्व बैंक जो तक्षशिला में था, 30 करोड़ चांदी के सिक्के, 100 करोड़ सोने के सिक्के बौद्ध भिक्षुओं को दान देने के प्रमाण हैं। 30,000 पाउंड सोना कोरिया को दिया, 50,000 कास्ट क्यों कोरिया को दिया, वैल्यूएशंस निकालो और 80 करोड़ को मल्टीप्लाई करो तो जीडीपी निकल जाएगी। तो उस समय में अमेरिका से बेहतर जीडीपी हमारी हुआ करती थी। जीवन मूल्य जो आज अमेरिका के दिख रहे हैं, इससे भी कहीं बेहतर थे। नेक्स्ट लीजिए। इसलिए ब्रू रिच वर्ल्ड बैंक के जो सलाहकार है, उन्होंने क्या बोला है कि सम्राट अशोक के नीतियों को गले लगाओ। नेक्स्ट, अभी चाणक्य अर्थशास्त्र का जनक कैसे हो सकता है भैया? चाणक्य चंद्रगुप्त के दरबार में हुआ करता था और उसी दरबार में तुम्हारा मैक्थेनिस था। मैक्थेनिस ने इंडिका नाम की बुक लिखा और 201 पेज के अंदर में चंद्रगुप्त का नाम कहीं नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 कि मौर्य काल में ही पतंजलि हुआ, उसने क्या पाप किया मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। उसने बुद्ध वाणी को पकड़ के उसने कैसे योग सूत्र को डेवलप किया। 4 आर्य सत्य, दुख निरोध, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख गामी पटिपदा मार्ग, तो उसने हे हान पहान हान हेतु कर दिया। मैं उस विषय में आपको नहीं लेके जाऊंगा। ये उस समय इंडिका नाम के अंदर ने कहीं पे भी उसका उल्लेख नहीं है, तो हम कैसे मानेंगे इसको? इसलिए बाबा साहब ने बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स में, कार्ल मार्क्स के थ्योरी के ऊपर में
मुझे वो पेज नंबर नहीं, इसमें लिखा है सम्राट अशोक के अर्थनीति का तर्क दिया। उसकी इकोनॉमिकल पॉलिसी की बात करते हैं, प्रबुद्ध भारत की। बाबा साहब का भी सपना प्रबुद्ध भारत का था, तो उनका भी था। नेक्स्ट, अभी मैं जल्दी से बात कर रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय नीति, इंटरनेशनल और डिफेंस पॉलिसी। कल अगर आप शासक बन जाओगे इस देश का, तो आपकी इंटरनेशनल और डिफेंस पॉलिसीज क्या रहेगी? ये छात्र यहाँ पे है, इसमें से कल कोई न कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, कोई न कोई सीएम बन जाएगा, तो इसकी इंटरनेशनल और डिफेंस पॉलिसीज कैसे रहेगी? सीखने की जरूरत है, कैसे आप इंटरनेशनल पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करोगे? जो डेमोक्रेटिक हमारी कंट्रीज है, वर्ल्ड में जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उनके साथ में हमारे रिलेशन होना चाहिए। बाबा साहेब की पॉलिसी डिपेंड ऑन द डेमोक्रेसी पे थी। किसी भी देश की रक्षा नीति उसके अंतरराष्ट्रीय नीतियों पर टिकी होती है। सम्राट अशोक ने अपने ही साम्राज्य के लोगों का उद्धार नहीं किया, बल्कि विश्व जगत का उद्धार किया। उन्होंने विदेशों में बौद्ध भिक्षुओं को भेजकर धम्मों को संचारित करके अस्पताल, कृषि सेवा, दवाएं, सड़क निर्माण किया। यह उनकी अंतरराष्ट्रीय नीति थी। जब आप शासक बन जाओगे, जब इस देश के हुक्मरान आप बन जाओगे, आपको भी यही करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यही करती है। अफगानिस्तान में भी वर्क चालू है, मध्य एशिया में भी यही वर्क चालू है, और इसी के आधार पे तुम्हारी रक्षा नीति ये टिकी हुई रहती है। डिफेंस पॉलिसीज ये तुम्हारे इंटरनेशनल पॉलिसीज को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट, सम्राट अशोक और शिक्षा नीति। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, महिला सशक्तिकरण के लिए 84,000 स्तूप का निर्माण जनता के सहयोग से किया था। वास्तविक ये 84,000 स्तूप और संगाराम उस समय के कॉलेज विश्वविद्यालय थे। उस समय के ये जो 84,000 जो स्तूप थे, जनता वहां जाके पूजा अर्चना और क्या बोलते कि अगरबत्ती नहीं लगाती थी, क्योंकि सम्राट अशोक स्वयं बोलता है कि मैं पूजा अर्चना को कोई महत्व नहीं देता। सारवृद्धि का मीन्स पंचशील का, नैतिक मूल्यों का विकास हो। नेक्स्ट, उस समय में हमारा जो एजुकेशन ग्राफ था, not only for they was during the time of the Ashoka, the Buddhist monk not only for expert in the Tripitak study, but also they was the expert in the academic knowledge. ये जो 84,000 पिलर जो खड़े किए, इंजीनियरिंग है, ये इंजीनियरिंग है। अस्पताल जो खड़े किया, तो डॉक्टर हो गए तभी तो अस्पताल खड़े किया होगा, या बगैर डॉक्टर के हॉस्पिटल चलेगा? उसने कृषि का पेड़ पौधा लगवाया तो कृषि अधिकारी होगा, बांध निर्माण किया तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट तो कहीं ना कहीं होगा। ये अपने वैभव को छोड़ के, हम अपने ऐश्वर्य को छोड़ के आप मात्र ब्राह्मणवाद की बात करते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाता, ये मेरे से नहीं जमेगा। अरे ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसके वर्ड से? बुद्धिज्म के है या ब्राह्मणिज्म के है? ब्राह्मणिज्म के है ना। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये शब्द किसके है? ये उनके है ना। और उन्होंने आपको शूद्र बोल दिया और आप शूद्र हो गए, जबकि आपको बुद्धिज्म में समतामूलक समाज की निर्मित और चरित्रवान व्यक्ति विकास करता, आप उसको छोड़ देते हो और उसकी बात करते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट करो, एक जस्ट मिनट। आज जो भारत में जो शिक्षा का जो प्रमाण है, 11वीं और 12वीं में स्कूल छोड़ने का प्रमाण जो है 67% है। इंडिया का जो मॉरल चरित्र जो डेवलपमेंट है वो ओनली फॉर 7%। कहा गए हमारे मौलिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन से मॉरल्स क्या बोलते कि मॉरल मैनर्स, नैतिक शिष्टाचार,
कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये तो स्कूलों में पढ़ाना चाहिए था, जो नीति मूल्यों की शिक्षा देती है। अब बगैर तुम कि फंडामेंटल ड्यूटीज मीन्स क्या बोलते हैं कि इसको मौलिक कर्तव्य की शिक्षा अभी तक आपने चालू नहीं किया, कहां देश उन्नति कर पाएगा भैया? संविधान तो बहुत अच्छा है, किसने नकारा उसको? संविधान सबसे बेहतर है, कोई उसको नकार नहीं रहा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही। तो नैतिकता मीन्स उसको क्या बोलते हैं कि कैरेक्टर्स, मॉरलिटी डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए अन्याय अत्याचार हो रहे। लोग अगर चरित्रवान हो जाएंगे तो ये झमेला रहेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बोलता है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में सारी चीजें लिखी हुई है। नेक्स्ट करो भैया। उस समय में हमारा जो एजुकेशन ग्राफ था 95-25 था और चरित्र विकास 95.25 था, जो आज ईस्ट एशिया का है, और आज हमारा कितना है 7%। वर्तमान भारत के तुलना में दक्षिण पूर्व एशिया में जो मॉरल डेवलपमेंट है 87 है, आपका ईस्ट एशिया में 95% है। नेक्स्ट, सम्राट अशोक और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण को लेके तो ऐसी सेखी और ऐसी फिलॉसफी कि मैं भी दंग रह जाता हूं। भाई भारत में 80% से ज्यादा महिलाएं जो है किचन में हैं, और संविधान के नीति निर्देश के अनुसार कलम नंबर 41 में महिलाओं के लिए क्या योजनाएं होनी चाहिए ये सारे निर्देश दिए हुए हैं। तो हमारे देश की महिलाएं जो है वो एक